नमस्कार। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाठ 5 भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियां इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। लोकतंत्र निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। बच्चों, आप जानते ही है कि लोकतंत्र अर्थात लोगों द्वारा चलाया गया शासन अर्थात लोकतंत्र। अब हम इसके बारे में और कुछ जानकारी हासिल करेंगे कि लोकतंत्र अर्थात क्या। लोकतंत्र में बहुमत प्राप्त करने वाला दल सत्ता में आता है। संसद और विधानमंडल में सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। बहुसंख्यक समाज का कल्याण करना लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। इस प्रकार लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। लोकतंत्र को स्वीकार करने का अर्थ लोकतंत्र अस्तित्व में आया ऐसा नहीं होता है। अतः लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। आप ये जानते हैं कि लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन। अब लोगों का शासन है तो लोगों के विचार आपस में मिले रहना चाहिए, और लोग तो लोग ही है। हर लोग के विचार अपने अलग होते हैं और उसमें विचारों का तालमेल बिठाना काफ़ी कठिन काम होता है, और इसलिए कहा गया है कि लोकतंत्र को बनाए रखना इसके बहुत सतर्क रहने वाला काम है। उस प्रकार के प्रयास करने पड़ते हैं। लोकतंत्र को बाधा पहुंचाने वाले खतरों को समय पर पहचान कर लोकतंत्र के माध्यम से ही उनका निराकरण करना आवश्यक होता है। अब यह कहा गया है कि लोकतंत्र को बाधा पहुंचाने वाले खतरों अर्थात लोगों का जो समूह है उसमें लोग ही जो है आपस में फूट डालने का काम करते हैं। तो लोग जो है उन्हीं का उपयोग करके जो लोकतंत्र है उसको नष्ट होने से रोकना, उसका निराकरण करना आवश्यक है, क्योंकि लोगों का समूह बनाए रखने के लिए दूसरे ऐसे समूह की आवश्यकता होती है जो लोकतंत्र को संभाल सके, उसको नियंत्रण में रख सके। प्रस्तुत प्रकरण में हम भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौतियां हैं उनका प्रमुखता अध्ययन करेंगे। भारतीय लोकतंत्र अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का जो लोकतंत्र है, ये जो लोकतंत्र है, भारत की जनसंख्या हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है, विश्व में दूसरे नंबर पर है, और उसका जो लोकतंत्र है सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। तो उसके सामने काफ़ी सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं जनसंख्या के आधार पर बहुत सारी चुनौतियां हमको करना पड़ता है। तो लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए, क्योंकि भारत विशाल देश है और ऐसे विशाल देश को बचाए रखने के लिए, यहाँ के लोगों का जो है लोकतंत्र बचाए रखने के लिए काफ़ी सारी चुनौतियाँ हमारे भारत देश के सामने, हमारी सरकार के सामने उपस्थित हो जाती है। उससे पहले हम विश्व स्तर पर लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों का संक्षेप में अध्ययन करेंगे। पाठ कहता है कि हम भारत के बारे में तो बाद में, लेकिन सबसे पहले हम जो विश्व स्तर पर, जो दुनियावी तौर पर जो लोकतंत्र है उसके सामने जो चुनौतियां हैं उसका हमको अध्ययन करना है। आज विश्व का हर देश अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक बतलाता है, परंतु वास्तव में लोगों के अधिकार और स्वतंत्रता को अबाधित रखने वाला और जनहित को प्रधानता देने वाला लोकतंत्र बहुत ही कम देशों में देखने को मिलता है। हाँ बिल्कुल, लोग तो बताते हैं, दूसरे देश बताते हैं कि हमारा जो शासन पद्धति है वो लोकतांत्रिक है, मतलब लोगों के द्वारा हमारी सरकार चल रही है। लेकिन क्या वास्तव में लोगों के द्वारा चल रही है या किसी एक व्यक्ति के द्वारा? जिसे हम कह सकते हैं कि तानाशाह जैसा कोई लोकतंत्र हो रहा है क्या? तानाशाह मतलब लोकतंत्र अलग है, तानाशाह अलग है। दूसरे देश ये दावा करते हैं कि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब हम पाते हैं दूसरे देशों को, तब हम पाते हैं कि लोकतांत्रिक केवल नाम मात्र है, उनका लोकतंत्र नाम मात्र है, लेकिन वो देश तानाशाह की तरह किसी एक व्यक्ति के इशारों पर चलता नजर आता है। तो अब हम देखेंगे कि जो लोग हैं उनके सामने अधिकार और स्वतंत्रता की जब बात आती है तो वह कौन से अधिकार, कौन सी आज़ादी उनको मिलना चाहिए। अगर हम अधिकार की बात करें तो अधिकार के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है कि समानता का अधिकार हो गया है, या न्याय का अधिकार कि सभी को एक जैसा न्याय मिल जाए, या प्रगति का अधिकार
कि सारे जो वर्ग है वो अपनी प्रगति करे, ये अधिकार उन्हें मिला है या नहीं, या मानवता का अधिकार, जो व्यक्ति है आपस में इंसानियत की तरह रहे, आपस में इंसानी व्यवहार जो करे, मानवता का व्यवहार करे, ये अधिकार प्राप्त है या नहीं, ये देखना आवश्यक होता है। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो स्वतंत्रता बहुत प्रकारों की हो सकती है, जैसे विचारों की आज़ादी। विचार जो है हर एक के मन में अलग अलग उठने वाले विचार है, तो विचारों की आज़ादी होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। सभी को अपना मत प्रकट करने की जो शैली है, या हम कह सकते हैं मत जो प्रकट करना है लोगों को, वो आसानी से कर सके, ऐसा वहाँ पे नियम होना चाहिए। घूमने फिरने की आज़ादी, अगर किसी को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना है तो वह आज़ादी उसे मिलना चाहिए, या उसे एक देश से दूसरे देश घूमने जाना है तो उसे वह आज़ादी प्राप्त होना चाहिए। या हम कह सकते हैं धार्मिक चुनाव की स्वतंत्रता। धार्मिक चुनाव अर्थात जो लोग हैं उनका अपना धर्म होता है, वो अपनी इच्छा से धर्म का चुनाव करते हैं, उसमें आज़ादी। यहाँ पर किसी बंधन की ज़रूरत नहीं है, कोई भी धर्म किसी को किसी और बंधन में बांध नहीं सकता है। यहाँ पे बिल्कुल लोगों को आज़ादी है कि वो अपनी आज़ादी के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपने तरीके से अपना धर्म स्वीकार कर सकें। तो यहाँ पर ये लोग आज़ाद होते हैं क्योंकि यहाँ लोकतंत्र है। आज जनतंत्र के सामने बहुत बड़ा खतरा सैन्य तंत्र का है, इसलिए विश्व स्तर पर सच्चे लोकतंत्र का प्रचार होना और प्रत्येक देश में उसको स्वीकार किया जाना लोकतंत्र के सम्मुख उपस्थित बड़ी चुनौती है। एक बहुत बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के समक्ष कि वो उस तरीके से चुनाव कर पाता है या नहीं। लोकतंत्र के प्रचार की विश्व स्तर पर यह सबसे बड़ी चुनौती है। ये सबसे बड़ी चुनौती है कि वो लोकतंत्र को स्वीकार कर पाता है या नहीं। जिन देशों में लोकतंत्र दृढ़ होता है, ऐसा हम मानते हैं, वहाँ भी व्यवहार में सीमित लोकतंत्र ही है। अब हम देखते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र दृढ़ है, पक्का है, मजबूत है, ऐसा हम मानते हैं, वहाँ भी व्यवहार में सीमित लोकतंत्र ही है। मतलब जब हम बनाते हैं लोकतंत्र तब की बात अलग है, लेकिन जब उसको अमल में लाते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि सीमित तरीके से लोकतंत्र शासन पद्धति वहाँ लागू की जा रही है। भारत जैसे अन्य देशों में भी लोकतंत्र का अर्थ केवल मतदान, चुनाव, शासन व्यवस्था और न्यायालय तक ही सीमित होता है। अब हम देखेंगे कि भारत जो देश है हमारा, उसमें अगर हम देखते हैं लोकतंत्र का अर्थ क्या है यहाँ पर, तो लोगों को क्यों जमा किया जा रहा है, ताकि हम मतदान अच्छे से ले सकें, ताकि हमारी चुनाव प्रक्रिया अच्छी चल सके, ताकि यहाँ पर शासन व्यवहार अच्छा हो सके, और न्यायालय तक, बस यहीं तक हम इसको मान सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से जो लोकतंत्र है वो जनसंख्या के कारण बिखर सकता है। यदि लोकतंत्र को जीवन प्रणाली बनाना हो तो लोकतंत्र का विस्तार करना भी आवश्यक है। उसकी ज़रूरत है कि समाज के विविध क्षेत्रों तक होना चाहिए। इसके लिए समाज के सभी वर्गों का समावेश, सभी वर्ग, जितने भी वर्ग समाज में पाए जाते हैं उन सभी वर्गों का समावेश यहाँ पर होना ज़रूरी है। सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता, नागरिकों का सक्षमीकरण, मानवीय मूल्यों की रक्षा आदि अनेक मार्गों का अवलंबन यहाँ पर करना पड़ेगा। सच्चे लोकतंत्र को दृढ़ बनाने के लिए यह कार्य पूर्ण होने की आवश्यकता है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारा लोकतंत्र सच्चे तरीके से दृढ़ हो, मजबूत हो, तो हमको ये सारे कार्य पूर्ण करने ही पड़ेंगे, और तब हम पाएंगे कि हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत हो चुका है। लोकतंत्र की जड़ों को और गहरे ले जाने के लिए यह सभी लोकतांत्रिक देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। स्वतंत्रता, अगर हम देखते हैं कि हमारे सामने कौन सी चुनौती है, तो हम पाते हैं कि स्वतंत्रता, कि सभी को आज़ादी मिलना आवश्यक है। समता, सभी के साथ में समता का व्यवहार, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी प्रदेश का हो, चाहे वो कोई भी भाषी हो, उसको समता का जो मकाम है उसे हासिल होना चाहिए। बंधुता और न्याय शांति, अगर हम देखते हैं कि बंधुता, सब में बंधुता, प्यार भावना होना चाहिए, वो चाहे किसी भी वर्ग का हो। और न्याय, सभी को न्याय मिलना ज़रूरी है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी भाषा बोलने वाला हो, या किसी भी राज्य का हो, उसे समान न्याय मिलना ज़रूरी है। उसी प्रकार शांति, कि प्रत्येक को शांति की आज ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि
हमारे सामने जो चुनौती है शांति की, कि जो हमारे जो मन के विचार है वो शांत होना चाहिए, ताकि हम अपने समाज को भी शांत रख सके और अपने देश को भी हम शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान कर सके। फिर प्रगति की जब बात आती है तो प्रगति और मानवतावाद की प्रगति जो है, हर कोई इंसान चाहता है कि हम प्रगति करें, और इस प्रगति में आगे बढ़ने के लिए हमारे देश के लोगों को ही पहल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम चाहते हैं प्रगति करना है तो हमारा आगे वाला व्यक्ति भी चाहता है कि वो भी प्रगति करे। तो हमको लोकतंत्र होने के नाते हमारी सरकार जो है सभी को समान अवसर प्रदान करे, ताकि सभी को प्रगति करने का जो अवसर है वो प्राप्त हो सके। और मानवतावाद, जैसे हमने देखा कि सभी इंसान एक जैसे हैं और सभी प्रगति करना चाहते हैं, तो सभी में मानवतावाद होना चाहिए, सभी में इंसानियत होनी चाहिए, और एक व्यक्ति दूसरे की अगर मदद करता है तो इससे बड़ी इंसानियत तो कोई हो ही नहीं सकती। और मूल्यों को समाज के सभी स्तरों तक ले जाना आवश्यक है। लोकतंत्र के माध्यम से उसके लिए आवश्यक व्यापक सहमति भी बनाना संभव है। व्यापक सहमति, ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी बात पर अगर विचार किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सहमति मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये बनाना संभव है तभी जब हम लोगों के विचारों से तालमेल खा सके, जब लोग हैं अपने विचारों से जुड़ सके, और लोकतंत्र के माध्यम में से उसके लिए आवश्यक व्यापक सहमति भी बनाना संभव है। जब लोग मिलेंगे तो व्यापक सहमति बिल्कुल बन सकती है। लोकतंत्र को अधिक गहराई तक ले जाने के लिए कुछ सुधारों की आवश्यकता है। अब हम देखते हैं कि इसे गहराई तक ले जाना है तो इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम जैसे पहले लोकतंत्र चल रहा था, अगर वैसा ही लोकतंत्र आज हम आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कमियां, कुछ खामियां हो सकती है, और इसलिए ज़रूरी है कि हम हर बार विश्लेषण करें और हर बार सुधार करने का प्रयास करें। तो हम देखेंगे अब अगला टॉपिक, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ, कि कौन कौन सी चुनौतियाँ हमारे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आ गई है। लोकतंत्र को और अधिक सार्थक बनाने के लिए शासन द्वारा सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, जो शासन है उसका सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए कि सभी को उसमें सहभाग होने का अवसर प्राप्त हो सके। कि हम देखते हैं कि जो अगर हम अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी बांट दे तो ये सत्ता बहुत अच्छी तरीके से चल सकती है। तो इस तरीके से उसका विकेंद्रीकरण होना चाहिए। फिर है महिला और दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षण देना। महिला और दुर्बल वर्ग, यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है कि इनको रक्षा मिलनी चाहिए, जैसा कि हमारी सरकार प्रयत्न कर ही रही है महिला और दुर्बल वर्गों के लिए, लेकिन इसमें सरकार को जनता का भी सहभाग आवश्यक है, और तभी इस कार्य को वो अच्छी तरीके से पूर्ण कर पाएगी और इसे कार्यान्वित कर पाएगी। तो महिला और दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षण देना जैसे अनेक उपाय कार्यान्वित किए, परंतु उससे क्या नागरिकों के हाथ में वास्तविक सत्ता आ गई, इस प्रश्न पर सोचना आवश्यक है। अगर ये बात हो भी गई कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हो गया है, महिला और दुर्बल वर्गों को उनकी रक्षा हो गई है, लेकिन प्रश्न तो अब भी खड़ा है कि क्या ऐसा करने से जो नागरिक है उसके हाथ में सत्ता आ गई है क्या। क्यों नागरिकों की बात कही है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र शासन पद्धति है, और इसीलिए कहा है कि अगर ये चीज़ें संभल भी जाती है तो सत्ता नागरिकों के हाथ में है या नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो कहा गया है कि इसे सोचना भी ज़रूरी है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ जाएंगे, जिसका शीर्षक है संप्रदायवाद और आतंकवाद। धार्मिक संघर्ष और उससे निर्माण होने वाला आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। धार्मिक संघर्ष और उससे निर्माण होने वाला आतंकवाद। अगर हम धार्मिक संघर्ष की बात करें तो हम पाते हैं कि हमारा देश जो है अलग अलग धर्मों से बना हुआ देश है, और ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे धर्म लोगों के सामने है कि भारत जैसे विशाल देश में कई धर्मों का प्रभाव है। भारत एक विविधतापूर्ण देश है। भारत में सभी का अपना धर्म तथा धार्मिक प्रथाएं होती है, किंतु किसी एक धर्म को प्रधानता प्राप्त होने से दूसरा धर्म भी अपनी महत्ता को दर्शाता है। वो भी धर्म कहता है कि मेरा धर्म भी ऊंचा है। इसी दौड़ में धार्मिक संघर्ष का निर्माण हो जाता है। यहाँ यही बात है कि यहाँ पर
जो धार्मिक संघर्ष है उसका निर्माण हो जाता है, क्योंकि सभी धर्म अपने धर्म के बारे में सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे भी धर्म को वैसे ही पद्धति से आगे बढ़ाया जाए जैसे दूसरा धर्म बढ़ता है। और धार्मिक संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि उसका अंत लड़ाई झगड़ों तथा दंगों से होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आतंकवाद जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, क्यों किया गया है? क्योंकि ये संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि वो आतंकवाद का रूप ले सकता है, क्योंकि यहाँ लिखा है कि आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र की सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। किस चीज़ का? धार्मिक संघर्ष का आतंकवाद। तो ये जो है, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हैं वो बड़े बड़े आतंकवाद में तब्दील हो जाते हैं। अर्थात धार्मिक संघर्ष और उससे निर्माण होने वाला आतंकवाद भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है और ये चुनौती बहुत बड़ी साबित हो सकती है। अब हम देखेंगे वामपंथी उग्रवाद अर्थात नक्सलवादी। नक्सलवादी हमने शब्द काफ़ी बार सुना है और इसका अर्थ अब हम जानेंगे। नक्सलवाद भारत की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या। आज नक्सलवादी ये हमारे भारत की समस्या बन गई है। भूमिहीन किसानों, आदिवासी लोगों पर होने वाले अन्याय को दूर करने की भावना से नक्सलवाद की शुरुआत हुई। नक्सलवाद शब्द हमने बहुत बार सुना है, लेकिन इसका प्रारंभ कैसे हुआ ये बात बताती है कि जो भूमिहीन किसान थे, जिनके पास ज़मीन नहीं थी या थोड़ी बहुत थी, वो छीन ली गई है, या आदिवासी लोग, हाँ, इन पर जो अन्याय हुए हैं, इन अन्याय को दूर करने की जो भावना है, ये भावना से ही शुरुआत हुई है नक्सलवाद की। अर्थात जो किसान थे उन्होंने अपना हक प्राप्त करने की कोशिश की, जो आदिवासी थे उन्होंने अपना हक प्राप्त करने की कोशिश की, और इस कोशिश में जो अन्याय हो रहा था उसको दूर करने की जो भावना थी, उसको दूर करते करते ही नक्सलवाद का जन्म यहाँ पर हो चुका है। तो हम देखते हैं कि आतंकवाद जैसा जघन्य अपराध में सामान्य जनता फंसना नहीं चाहती। सामान्य जनता को आतंकवाद से कुछ भी नहीं करना है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने लोग, अपना परिवार प्यारा होता है। प्रत्येक व्यक्ति रोज़मर्रा की ज़िंदगी में साधारण जीवन व्यतीत कर समय बिताने का प्रयत्न करता है। सभी लोगों को लगता है कि मेरा एक छोटा सा परिवार हो जहाँ पर मैं खुशी से रहूँ। अतः आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण लोकतंत्र में लोगों का सहभाग कम हो जाता है और लोग क्या करते हैं, उस आतंकवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। और इसलिए जो लोकतंत्र में सहभाग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि लोकतंत्र में लोगों का सहभाग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब यहाँ देखेंगे हम कि जो किसान हैं और आदिवासी जो है, तो यहाँ पे ज़मींदारों ने किसानों और आदिवासियों की ज़मीनें छीन ली। पहले ऐसा हुआ। इस अन्याय को दूर करके हम इन भूमिहीनों को इनकी ज़मीन वापस दिलाने के लिए नक्सलवादी अर्थात वामपंथी उग्रवादी आंदोलन शुरू हुआ। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई, परंतु मूल उद्देश्य को पीछे छोड़कर यह आंदोलन सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक कार्य करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मूल उद्देश्य था उनका, वो मूल उद्देश्य तो बाजू रह गया, लेकिन ये जो है किसान और जो आदिवासी है, उन्होंने जो अपना आंदोलन शुरू किया और वो नक्सलवादी में तब्दील हो गया। इस नक्सलवाद ने अब उग्र रूप धारण किया, परंतु इसमें किसान और आदिवासी की समस्याओं का महत्व कम हो गया और सरकार को हिंसक पद्धति से विरोध करना पड़ा। पुलिस पर हमले करना जैसे अनुचित मार्गों का उपयोग नक्सलवादी गुटों द्वारा किया जाता है। और वो कहते हैं कि जो पुलिस पर हमले, यहाँ पर अनुचित मार्गों से जो गुट बन गए हैं, अगर पुलिस बचाव के लिए जा रहा है फिर भी अनुचित मार्ग से जो नक्सलवादी है उन पर हमला करते हैं और उन्हीं का शिकार हो जाता है। इस तरीके से नक्सलवादी जो है अत्यंत तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। दिन पर दिन ये समस्या बढ़ती जा रही है। अब हम देखेंगे भ्रष्टाचार। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की समस्या दिखाई पड़ती है। कई जगह पर हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है। लोग जो है अपने कार्य के लिए लोगों का ही समर्थन दूर कर देते हैं। उनको जो प्रक्रिया है, जो साधारण रूप से सही तरीके से चलना चाहिए, वो न चलते हुए
लोग अपने तरीके से कार्य करते हैं और जब अपने तरीके से काम करते हैं तो वो लोग भ्रष्टाचार करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हम जब न्यूज़ चैनल खोलते हैं तो समाचारों में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। भारत के सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार की समस्या दिखाई पड़ती है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो लोग हैं इस प्रक्रिया से परेशान हो गए हैं कि किस तरीके से इसे रोका जाए, लेकिन भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है और जो लोगों का जो जीवन शैली है वो बाधित हो रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार से सरकार की कार्यक्षमता कम हो जाती है। अगर राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार की कार्यक्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सरकारी कार्यों में होने वाली देरी, अगर हम देखते हैं कि सरकारी कार्य में किसी फाइल को अगर आगे करना है तो काफ़ी समय लग जाता है सरकारी कार्यों से उस फाइल को निकालने में। कई महीने लग जाते हैं कि वो फाइल कब निकलेगी और इस तरीके से जो है भ्रष्टाचार दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं कि सार्वजनिक सुविधाओं की घटती गुणवत्ता, जो सार्वजनिक सुविधाएं जो सभी को प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पा रही है क्योंकि भ्रष्टाचार का जो जाल इतना भयानक रूप से फैला हुआ है कि जो लोगों को जो सार्वजनिक सुविधाएं मिलना चाहिए वो उसकी गुणवत्ता भी धीरे धीरे घटती ही जा रही है। विभिन्न वित्तीय घोटालों से लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अविश्वास, असंतोष की भावना बढ़ने लगी है और जो घोटाले हो रहे हैं उसके कारण लोगों की जो व्यवस्था प्रणाली है अविश्वास में बदल गई है और लोगों का असंतोष बढ़ने लगा है, वो भावना उनमें बढ़ती जा रही है। फिर चुनाव प्रक्रिया में होने वाला भ्रष्टाचार, फर्जी मतदाताओं को प्रलोभन देना। अगर चुनाव प्रक्रिया, जैसे चुनाव आना शुरू होते हैं तो फर्जी मतदान की बात हम सुनते हैं समाचारों में, फिर मतदाताओं को प्रलोभन दिया जाता है। ये बात भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से प्रलोभन दिया जाता है ताकि उस पार्टी को, उस गठ को मतदान मिल सके और ये काम वो मतदाताओं को प्रलोभन के द्वारा इस कार्य को वे आगे बढ़ाते हैं और उनकी जीत हासिल वे करते हैं। अपहरण करना जैसी घटनाओं से लोगों का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर से विश्वास उठ सकता है और जो अपहरण होते हैं, ऐसी घटनाएं जब लोग सुनते हैं तो उनका लोकतंत्र से ही विश्वास उठ जाता है क्योंकि लोगों के द्वारा चलाया गया शासन है, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अविश्वासी हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर उन्हें अपनी सुरक्षा नज़र नहीं आती है। तो एक बार फिर हम जो खास बातें हैं इस पार्ट से संबंधित उसे हम दोहरा लेंगे कि किस तरीके से जो हमारे किसान हैं और जो हमारे आदिवासी है किस तरीके से वे जूझ रहे थे। तो अगर हम आदिवासी आंदोलन की बात करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि भारत में आदिवासियों की कई समस्याएं हैं। उनमें सबसे प्रमुख समस्या उनका जंगलों पर जो अधिकार है उसे नकारा जाना। अगर वो नक्सलवादी बनते हैं तो इस कारण से, क्योंकि आदिवासियों का अधिकार जंगलों पर है लेकिन सरकार जो है वो उन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं करवा रही है और इसलिए वे इस तरीके से उसका विरोध करते हैं। आदिवासी आंदोलन की प्रमुख मांग आदिवासियों का वनों पर अधिकार स्वीकार किया जाना है। उनकी सबसे बड़ी मांग यह है कि जो वन है वो उनके अधिकार में दिए जाए। वनों के उत्पादों को इकट्ठा करने और वन भूमि पर वृक्षों को लगाने का अधिकार उन्हें मिले और वे चाहते हैं कि जो भूमि है उन पर जो पौधे लगाए जाए वे उन्हीं के द्वारा लगाए जाए और वो जो संपत्ति है वन संपत्ति उनके अधिकार में दी जाए, ऐसा आदिवासी चाहते हैं। फिर अगर हम किसानों की बात करें तो कृषक उपज को सही दाम मिले। किसान चाहते हैं कि जो उन्होंने मेहनत करके जो फसल तैयार की है उसको सही दाम मिलना चाहिए बाज़ार में। खेती को उद्योग का दर्जा मिले। वो कहते हैं कि खेती सिर्फ खेती ना रह जाए, लेकिन जैसे अलग अलग बड़े बड़े उद्योग चल रहे हैं तो वो कहते हैं कि उस दर्जे पर हमारी खेती को देखना चाहिए। किसान भाई चाहते हैं कि उनका जो खेती है उसको उद्योग का दर्जा उनको मिलना चाहिए कि कोई व्यवसाय है। फिर स्वामीनाथन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकारा जाए।
कर्ज माफ़ी, सबसे बड़ी बात है कर्ज माफ़ी। जितने भी कर्ज उनके पुश्तों से चले जा आ रहे हैं या पुरखों से चले आ रहे हैं, वे चाहते हैं कि जो कर्ज माफ़ी अगर हो जाती है तो वो आगे का कार्य सुचारू रूप से कर सकते हैं। ऋण मुक्ति, जो भी ऋण उन पर है, कर्ज है, उससे उनको मुक्त किया जाए। और राष्ट्रीय कृषि संबंधी नीति आदि किसान संगठनों की प्रमुख मांगे हैं। जो राष्ट्रीय कृषि संबंधी जितनी भी नीति है उसमें उनकी प्रमुख मांगे हैं कि किसान संगठनों को प्रमुख मांगे उनकी की जानी चाहिए। अब हम ये भी देख लेंगे कि वामपंथी उग्रवाद, उसके अंतर्गत भूमिहीन किसानों और आदिवासियों पर जमींदारों द्वारा किए जाने वाले अन्याय को रोकने और उनकी ज़मीन छीनने के लिए पश्चिम बंगाल में नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन पर मार्क्सवाद का प्रभाव होने के कारण इसे वामपंथी विचारधारा से प्रभावित माना जाता है। आरंभ में उद्देश्यों से भटककर यह आंदोलन अब उग्रवादी बन गया है। किसानों और आदिवासियों को न्याय दिलाने के स्थान पर यह आंदोलन अब हिंसात्मक ढंग से सरकार का विरोध कर रहा है। नेता, पुलिस और सेना पर सशस्त्र हमले किए जा रहे हैं क्योंकि यह आंदोलन जो है उसका स्वरूप अब बिल्कुल बदल चुका है। अब हम ये भी देखेंगे संप्रदायवाद और आतंकवाद। संप्रदायवाद और आतंकवाद दोनों देश के लिए हानिकारक है। धार्मिक श्रेष्ठता की भावना तथा अन्य धर्मों के विषय में द्वेष की भावना रखने से संप्रदायवाद का निर्माण होता है। बढ़ता संप्रदायवाद आतंकवाद को जन्म देता है। यानी आतंकवाद जन्म होने के कई कारण हो सकते हैं। संप्रदायवाद के बढ़ने से देश में धार्मिक संघर्ष होते हैं। संघर्ष के बढ़ने से समाज में धार्मिक भेदभाव विकसित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक एकता खतरे में पड़ जाती है। समाज में फूट पड़ जाने से आतंकवादी घटनाएं घटने लगती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक स्थिरता और स्वास्थ्य नष्ट होने लगता है और लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लोकतंत्र में लोगों का सहभाग कम होता है। इस प्रकार संप्रदायवाद से देश को अधिक हानि होती है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने बहुत सारी बातें जानकारी हासिल की है और जो हम जानते हैं, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते हो, समाचार देखते हो, तो आप इन सारी बातों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे क्योंकि ये हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घटने वाली चीज़ें हैं वही सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है जो बिल्कुल आपको समझने में आसान है। बस इतना ही है कि आपको इसके बारे में निरंतर समाचार देखते रहना है। इसी के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो स्वाध्याय है उसकी तरफ। तो आपको इस पाठ के अंतर्गत टिप्पणी लिखना है और टिप्पणी के अंतर्गत आप लिखोगे लोकतंत्र में बहुमत का महत्व होता है। ये टिप्पणी है, लोकतंत्र में बहुमत का महत्व। इस विषय पर आप टिप्पणी लिखोगे और इसी के साथ साथ आपको पाठ 2 बार पढ़ना है। इसके बाद हम और एक टॉपिक आपको दे रहे हैं जो है भ्रष्टाचार। तो ये 2 टिप्पणियाँ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसी के साथ में इस तासिका को हम समाप्त करते हैं और इसका अगला भाग हम अगली तासिका में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।